हेडिंग डालो सेंटर ऑफ मास के बारे में। जो भी इस चैप्टर से पहले पढ़ते थे तो बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ते थे, या तो एक पॉइंट मास के बारे में पढ़ते थे या फिर एक सिंगल ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में, या तो पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, या फिर किसकी बात करते थे, कोई भी सिंगल या डबल मास की एक दो बॉडी ले लिया अपने पास, सिंगल बॉडी ले ली, या दो बॉडी जैसे एक कार हो गया एक बाइक हो गई, उनके बारे में हम लोग बात करते थे। ठीक है, काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम लोगों ने उनके जो भी मोशन के बारे में पढ़ा कि कैसे उनकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा बाद में हमने एनएलएम में उसके कॉज के बारे में पढ़ा कि क्यों आखिर मोशन हो रहा था। तो ये सब इससे पहले हम किसके बारे में पढ़ते थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर सिंगल बॉडी या डबल बॉडी, दो बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ते थे एक साथ। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि एक सिस्टम ऑफ मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, तो सिस्टम ऑफ मास के बारे में। ये ध्यान से देखना है इसके बारे में कि ये सिस्टम ऑफ मास का मतलब बेसिकली होता क्या है। जैसे अब एक बात सोचो यार, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे कोई भी एक आदमी रहता था, एक पर्सन हो गया, अब एक पर्सन हुआ, उसका मोशन कैसा होगा, वो किस तरह से मूव कर रहा है, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे मान लो 10 15 20 पर्सन के बारे में एक साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर अभी क्लास में 22 बच्चे बैठे हुए तो उन 22 के मोशन के बारे में हम एक साथ पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा जो 22 ये जो कहलाता है एक सिस्टम ऑफ मास या सिस्टम ऑफ बॉडी कहला सकता है। सिस्टम ऑफ बॉडी का मतलब क्या होगा, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि असेंबली ऑफ a large number of mass, assembly of a large number of mass अंडर ऑब्जर्वेशन। अंडर ऑब्जर्वेशन यहां से देखते हैं हम लोग कि लार्ज नंबर ऑफ मास अंडर ऑब्जर्वेशन। अब एक बात ध्यान रखो यहाँ पे कि अब हम लोग एक या दो मास के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग बहुत सारे नंबर ऑफ मासेज के असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके ही बारे में, उनके मोशन के बारे में हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा कि हाँ यार ये बॉडी कैसे मूव कर रही, ये बॉडी कैसे मूव कर रही, ये तीसरी बॉडी कैसे मूव कर रही। तो बेसिकली अब हम किसके बारे में डील करने वाले हैं, एक सिस्टम ऑफ मास के बारे में, जिसके अंदर क्या रहेगा, बहुत सारी बॉडी का की एक असेंबली रहेगी, बहुत सारी बॉडी का एक कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, हो सकता है 40-50 मास हो सकता है कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास जो हो उनका कॉम्बिनेशन हो या उनकी असेंबली हो। तो बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक सिस्टम ऑफ मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो सिस्टम ऑफ मास जो होता है वो दो तरीके का होता है, थोड़ा बहुत कल भी बताया था मैंने। एक कौन सा होगा, डिस्क्रीट मास, और दूसरा कौन सा होगा, डिस्क्रीट सिस्टम, और दूसरा कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। एक हमारा क्या होगा, डिस्क्रीट सिस्टम, और दूसरा कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम को होगा। ठीक है, तो चलो यार अब ये डिस्क्रीट सिस्टम क्या होगा कि जैसे मान लो अगर हम लोग कोई भी अगर डिस्क्रीट सिस्टम की बात करें हम लोग, जैसे ये हमने ले लिया डिस्क्रीट सिस्टम। तो देखो यार डिस्क्रीट सिस्टम के केस में क्या होगा कि जैसे मान लो जैसे एक पॉइंट मास यहाँ पे ले लिया हमने m1 मास, यहाँ पे एक पॉइंट मास ले लिया m2, यहाँ पे एक पॉइंट मास m3 ले लिया, मतलब कहीं कहीं पे कुछ कुछ पॉइंट मास हम लोगों ने रख दिया। और ये जो पॉइंट मास है, सपोज आप किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर इनका पोजीशन वेक्टर अगर आप देखो तो ये प्रॉपरली डिफाइंड है कि हाँ यार चलो इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r3 है, या और भी बहुत सारे अगर मान लो मासेज हैं, 10 मासेज ले लिए हमने, तो सबका पोजीशन वेक्टर जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड है। जो भी r1 r2 m1 m2 मास है उनका पोजीशन वेक्टर हमें पता है कि हाँ यार ये r1 r2 r3 इनका पोजीशन जो है प्रॉपरली डिफाइंड है। ठीक है, और एक दूसरे से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि यार एक बात बताओ m1 मास, तो लो भाई इसका पोजीशन वेक्टर r1, m2 मास बोला जाए तो ये बोला जाएगा ये लो r2 उसका पोजीशन वेक्टर। अगर m3 मास का देखना हो तो ये लो भाई r3 वेक्टर होगा इसका पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर ऐसे मासेज हैं, सॉरी अगर ऐसा सिस्टम है जिसके हर एक मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो प्रॉपरली डिफाइन होगा, तो वैसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक है, अब एक मिनट रुकना, अभी डेफिनेशन में लिखा दूंगा, अभी थोड़ा एक और जो हम लोग कॉन्टिन्यूअस सिस्टम की बात कर रहे थे, तो वो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के बारे में भी देख लेते हैं कि मान लो
अगर हमने एक बॉडी कंसिडर कर लिया, जैसे सपोज एक डिस्क कंसिडर कर लिया, जैसे ये ऐसा कुछ ऐसा डिस्क ले लिया। अब एक बात सोचो, इसमें बहुत सारे मास, डिस्क का केस अगर देखे तो क्या उसमें बहुत सारे मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, हाँ या ना, ये बताओ। अगर ये हमने डिस्क ले लिया तो क्या इसमें बहुत सारे मास, पूरा मास जो रहेगा इस पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, हाँ या ना। तो जब पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो अगर मान लो इस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने ये वाला पॉइंट मास जो लिया, तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना हो तो लो भाई मैंने आर वेक्टर डिफाइन कर लिया। यार एक बात बताओ, ये जो सारे मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे इसके ऊपर, भले मान लो कैपिटल एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये कैपिटल एम मास हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास से मिल करके बना हुआ है, हाँ या ना। ये चीज बोल सकते हैं कि ये जो मास जो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस जो है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और वही डिस्ट्रीब्यूशन से जाकर के क्या बना है, ये पूरा एक सिस्टम बना है। तो अब एक बात देखो, इस केस में मैं अगर इस पॉइंट मास की बात करूं, जो भी मान लो हमने ले लिया एम आई, तो इसका पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में प्रॉपरली डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट मास की बात करूं, अगर जस्ट बगल वाले पॉइंट मास की बात करूं, तो चलो यार डिफाइन करने के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, ये बताओ। क्या जो इसके बगल वाला जो पॉइंट मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या प्रॉपरली डिफरेंशिएबल होगा, क्या नहीं होगा। अगर ऐसे ही मान लो सपोज यहाँ पे एक मास ले लूं तो चलो वो प्रॉपरली डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन जस्ट उसके बगल वाला आसपास का अगर मैं मान लो हजारों मासेज कंसिडर कर लूं, उन सब का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होगा। तो ये जब अगर ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम क्या नाम देने वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके हर एक पॉइंट मास का पोजीशन वेक्टर जो है, या हर एक मास का पोजीशन वेक्टर जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। क्या ये सिस्टम के बारे में क्लियर हो गया क्या? हर चीज क्या बोल रहे हो बेटा, हर चीज इनफाइनाइट पॉइंट मासेस से बनी, हाँ। अब एक बात देखो, बिल्कुल अगर जैसे मान लो अगर हम लोग ऑलरेडी एक बहुत छोटा पॉइंट मास ले रहे हैं, बहुत छोटा पॉइंट मास ले रहे हैं, तब उसको और डिफरेंशिएट करने के लिए तो हमें एटॉमिक लेवल पे जाना पड़ेगा। वो भी एक बहुत सारे छोटे छोटे मान लो इलेक्ट्रॉन से मिल करके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब से ही मिल के बना हुआ है, तो हमें उस लेवल तक भी नहीं जाना है। लेकिन अगर मान लो 1 kg का मास अगर रखा हुआ है एक ही जगह पे, एक पॉइंट मास की तरह रखा हुआ है, बहुत छोटा मास रखा गया है, मान लो 1 kg का मास है, उसका डायमेंशन अगर बहुत छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हर एक पॉइंट का जो ये जो इस मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर बोल सकते हैं। लेकिन वही 1 kg मास मैंने अगर सपोज क्या कर दिया कि ये किसी रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या किसी रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या किसी डिस्क के ऊपर, या स्फीयर या हॉलो स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब उस केस में वो पूरा मास जो 1 kg है वो उसका पोजीशन वेक्टर अलग अलग है। और जब पोजीशन वेक्टर अलग अलग है, लेकिन हर एक पॉइंट मास का हम लोग जो पोजीशन वेक्टर है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, डिफरेंशिएबल अगर डिफाइन कर भी लिए, चलो ठीक है मैंने दे दिया R1 R2 R3, तो उस केस में क्या होगा, डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाएंगे हर एक पॉइंट मास का पोजीशन वेक्टर। तो जब हर एक पॉइंट मास का पोजीशन वेक्टर एक दूसरे से डिफरेंशिएबल ना हो, तो वैसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। क्या अब क्लियर हुआ सभी को कि ये डिस्क्रीट सिस्टम और कॉन्टिन्यूअस सिस्टम क्या होता है? क्लियर सभी को? फटाफट बोलो हाँ या ना। चलो यार सही बात। तो यहां से पहले एक लाइन लिख लो सिस्टम के बारे में, सिस्टम के बारे में लिख लो, चाहे एक लाइन लिख लो पहले। प्रीवियसली लिख लो, previously we studied about previously we studied about a point mass, or previously we studied about a point mass or a single body, or a single body, but now we have to study about a system of mass. But now we have to study about system of mass.
उसके नीचे लिख लो सिस्टम के बारे में, उसके नीचे लिख लो सिस्टम ऑफ मास के बारे में। It is the assembly of a large number of, it is the assembly of a large number of, it is the assembly of a large number of point mass under observation। अंडर ऑब्जर्वेशन क्या क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है जैसे मान लो उसके आसपास का भी बहुत सारा मास हो, लेकिन हमें हो सकता है कि उनके मोशन के बारे में हमें कोई मतलब ना हो, तो वो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर सपोज अगर एक क्लास के बच्चों के बारे में बात हो रही है, तो आप जो है वो उस पर्टिकुलर ये जो भी बातें हो रही है उसके आप सिस्टम हो। आसपास के पड़ोस के बच्चे या दूसरी क्लास के बच्चे आप उस सिस्टम का पार्ट नहीं होंगे। तो सिस्टम का मतलब बेसिकली जिस पार्ट के बारे में या जितने भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो सारा हमारा क्या होगा, सिस्टम ऑफ मास के अंदर आएगा। चलो नेक्स्ट लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट लिखो डिस्क्रीट सिस्टम, फर्स्ट लिखो डिस्क्रीट सिस्टम, लिखो उसमें इट इज, एक मिनट, इन दिस सिस्टम, ये लिखो इन दिस सिस्टम पोजीशन वेक्टर ऑफ, in this system position vector of all the masses, in this system position vector of all the masses are properly defined, position vector of all the masses are properly defined and differentiable also, and differentiable from each other also, and differentiable from each other also। ये लिख रहा हूं, in this system the position vector of, in this system position vector of all the masses, in this system position vector of all the masses are properly defined and position vectors of all the masses are properly defined and differentiable from each other, and differentiable from each other। चलो यार ये डायग्राम बना लेना अपना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अब कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, continuous system, in this system, in this system position vector of all the masses, in this system position vector of all the masses are not differentiable from each other, position vector of all the masses are not differentiable from each other, are not differentiable from each other। ये डायग्राम बना लेना, उसके बाद लिख लेना एग्जाम्पल के तौर पे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, रॉड हो गया, ऐसे ही लिख लो। चलो क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक, हाँ या ना ये बताओ भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, सॉरी टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अब पहला जो होता है, जैसे मान लो ये होता है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखना अब इस चीज को, पहला पार्ट क्या है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, या फिर लीनियर डेंसिटी के नाम से भी जानेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें हम लीनियर डेंसिटी की बात करते हैं। यार डेंसिटी के बारे में सभी ने सुन रखा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ है ना, डेंसिटी के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो।
तो ये बेसिकली होता क्या, हम लोग ये 3 तरह की डेंसिटी होती है जिसमें हम लोग एक तरह की डेंसिटी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज से हमें ध्यान रखना है कि 3 तरह की डेंसिटी होगी और तीनों तरह का यूज होगा आगे चल के, अभी से लेकर के पूरे अगले साल तक बेटा। बहुत ज्यादा चैप्टर्स में आने वाले हैं, जैसे रोटेशन में एक बार और आएगा, ठीक है, और डेंसिटी पार्ट तो वैसे बहुत सारे चैप्टर्स में आएंगे, लेकिन काफी ज्यादातर यूज जो होगा, मेजर तौर पे जो यूज होता है इसमें होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें रोटेशनल मोशन में, अगले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इन सब में यूज होगा ये चीज कि 3 तरह की डेंसिटी होगी, एक लीनियर डेंसिटी, दूसरा सरफेस डेंसिटी और तीसरा वॉल्यूम डेंसिटी। तो बेसिकली हम वॉल्यूम डेंसिटी पहले से पढ़ते आए हैं, ये 2 डेंसिटी के बारे में हम पहले से नहीं पढ़े हुए थे, ठीक है, अगर जिसको पता था वो अच्छी बात है। लेकिन अब एक बात देखो, डेंसिटी का मतलब बेसिकली होता क्या है ये समझो, कि यूनिट, जैसे वॉल्यूम हो गया, अगर वॉल्यूम डेंसिटी की बात करें तो यूनिट वॉल्यूम, या जैसे एरिया की बात हो रही हो तो यूनिट एरिया, या फिर लेंथ की बात हो रही है तो यूनिट लेंथ में जो यूनिट लेंथ का जो मास होगा, या यूनिट एरिया का जो मास होगा, या यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा, वही हमारा क्या होगा बेसिकली डेंसिटी। उसी को हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो अगर सपोज अगर एक रॉड, लीनियर डेंसिटी की बात हम कब करेंगे, जब भी अगर मास जो हो एक लीनियर शेप वाली बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। जैसे मान लो अगर बात करें तो कहाँ पे, एक वायर के केस की बात करें तो वायर के केस में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे सपोज एक कुछ ऐसा ऐसा वायर रखा हुआ है, तो मास जो है वो एक लीनियर बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ है ना, ये बताओ, मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक लीनियर बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज अगर एक रॉड की बात करें, इस रॉड के केस में भी क्या है, मास जो है वो कैसे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये लीनियर बॉडी पे। अगर मान लो जैसे एक रिंग ले लिया मैंने, अगर ये रिंग की बात करें तो इस केस में भी मास क्या है, एक लीनियर बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे हम किस कैसी डेंसिटी की बात करेंगे, लीनियर डेंसिटी की। थिकनेस पॉइंट, थिकनेस इसमें कंसिडर नहीं करना है, मतलब थिकनेस इतना कंसिडर आपको नहीं करना है कि इसमें एरिया भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि थिकनेस कंसिडर करोगे तो एरिया वगैरह चीजें भी आ जाएंगी, तो वो कंसिडर हमें नहीं करना है, हमें बस ये कौन सा है, इसकी लेंथ और टाइप कंसिडर करनी है। तो इस केस में हम मास जो है एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी की, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, लैम्डा से, किससे, लैम्डा से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब एक बात देखो, यहां से जैसे मान लो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे इसको, सपोज एक हम लोगों ने कोई ऐसा रैंडम शेप का वायर ले लिया, ठीक है, कोई भी रॉड ले लिया। अब इस केस में है तो ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी, हाँ है ना, क्यों, क्योंकि एक बार सोचो यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मास है, और सबका हम लोग जो पोजीशन वेक्टर है वो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे, हाँ है ना, ये बताओ, सारे पॉइंट मास जो है उन सबका पोजीशन वेक्टर हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे, तो ये बॉडी कैसी रहेगी, कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। जैसे ये सारी बॉडी कैसी है, कॉन्टिन्यूअस बॉडी, ये जितने छोटे छोटे मास कंसिडर कर सकते हो आप सारे कंसिडर कर सकते हो। तो अब इस केस में कि मान लो अगर एक डीएल लेंथ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो इस डीएल लेंथ का मास अगर कितना है, डीएम मास के बराबर है, तो जो लैम्डा हम लोग बात करेंगे तो लैम्डा किसके बराबर, तो अब एक बात सोचो कि डीएल लेंथ के ऊपर मास कितना है, डीएल लेंथ का मास कितना, डीएम। मैंने क्या बोला, लैम्डा होता क्या बेसिकली, कि अगर लीनियर डेंसिटी की बात कर रहे हो तो यूनिट लेंथ का जो मास होता है वो हमारा लैम्डा कहलाता है। तो यहां से देखो डीएल लेंथ का मास अगर डीएम है तो यूनिट लेंथ का मास किसके बराबर, तो डीएम अपॉन कितना होगा, डीएल के बराबर, हाँ है ना, यूनिट लेंथ का मास किसके बराबर, तो डीएम अपॉन कितना, डीएल के बराबर। और यही हमारा क्या होगा, लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना, तो डीएम अपॉन किसके, डीएल के बराबर। अब एक बात देखो, ये जो इसका एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट हमारा क्या आएगा, तो एसआई यूनिट मास का कितना, केजी, लेंथ का कितना, मीटर। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, और लेंथ का क्या होता है, सेंटीमीटर। तो एसआई यूनिट केजी पर मीटर, सीजीएस यूनिट किसके बराबर, तो ग्राम पर सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, हाँ है ना, ये बताओ, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, फटाफट बोलो क्लियर हो गया ये चीज। नहीं, अब एक बात देखो यार, कोई कोई तो एक हमें अपने पास सिंबल लेना पड़ेगा ना जिससे डिनोट करे,
डेफिनेशन लिखा देंगे अभी। कोई तो अपने पास एक तो कोई ना कोई लेटर तो यूज करना पड़ेगा ना जो डिनोट करने के लिए। तो इसके लिए लैम्डा ले लिया, सरफेस डेंसिटी के लिए सिग्मा ले लिया, वॉल्यूम के लिए रो ले लिया। तो अब ये तो हमने जिसने डिनोट कर दिया पहली बार, हम लोग वही चीजें यूज करे जा रहे हैं। ठीक है, अब चलो यार, अब एक बात सोचो कि अगर मान लो हमें इसका पूरे का मास कैलकुलेट करना हो, पूरे का मास कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? तो इसमें जितने सारे छोटे छोटे मास है उन सबको ऐड करना होगा, हाँ या ना? अगर हमें मास, इस पूरे का मास अगर कैलकुलेट करना हो, तो पूरे का मास अगर कैलकुलेट करना हो तो जितने सारे छोटे छोटे मास है उन सबको ऐड करो। तो अब एक बात देखो क्या लिखेंगे, तो डी एम इक्वल्स टू कितना, तो लैम्डा इंटू डी एल और उसका इंटीग्रेशन, यही करना चाहिए। डी एम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो लैम्डा इंटू डी एल, यही आएगा। और लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के, सपोज ये पूरी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, तो जीरो से लेके कैपिटल एल और ये जीरो से लेके कैपिटल एम के बराबर, यानी कैपिटल एम इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल और जीरो से लेके कहां तक, कैपिटल एल। अब एक बात जरा यहां ध्यान से सुनना, लैम्डा की जो वैल्यू है वो हो सकता है कांस्टेंट भी हो और हो सकता है वेरिएबल भी हो। ये हो सकता है कि लैम्डा जो हो वो कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो सकता है। अब ये वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अगर मान लो कांस्टेंट हुआ तो क्या हम ये चीज लिख सकते हैं क्या कि लैम्डा जो होगा वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाए, हाँ या ना, ये बताओ। अगर मान लो लैम्डा कांस्टेंट हुआ, मतलब लैम्डा कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि यूनिट लेंथ पे हर जगह मास जो है वो सेम है। लैम्डा के कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे यूनिट लेंथ का मास देखो, यहाँ यूनिट लेंथ का मास, यहाँ यूनिट लेंथ का मास, यहाँ यूनिट लेंथ का मास, ये यहाँ यूनिट लेंथ का मास, हर जगह यूनिट लेंथ का जो मास है वो सेम है। बात समझ आई? लैम्डा अगर कांस्टेंट है यानी हर जगह यूनिट लेंथ का मास क्या है, सेम है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो भी बॉडी के ऊपर जो मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है भाई। अब एक बात देखो, ये लिमिट अगर मान लो ये लैम्डा कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया, तो m इक्वल्स टू कितना, तो लैम्डा इंटू एल के बराबर। क्या ये समझ आया सभी को, हाँ या ना, ये बताओ भाई। m इक्वल्स टू किसके बराबर, तो लैम्डा इंटू कैपिटल एल के बराबर। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, पहले ये बताओ भाई, हाँ है ना? क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को कि जो कैपिटल एम मास टोटल बॉडी का जो टोटल मास होगा वो लैम्डा इनटू कैपिटल एल के बराबर होगा? क्या ये चीज क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना, फटाफट बोलो। चलो अब एक बात देखो यार, अगर मान लो लैम्डा क्या है, वेरिएबल। लैम्डा के वेरिएबल होने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो अगर इसी रॉड के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मैं बोल रहा हूं कि वेरिएबल लैम्डा है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ वन यूनिट लेंथ का मास हो सकता है 1 kg, अगले यूनिट लेंथ का मास 2 kg, अगले यूनिट लेंथ का मास फिर से 1 kg, अगले यूनिट लेंथ का मास 4 kg, अगले यूनिट लेंथ का मास 6 kg। अब यहां से देखो कोई एक, यहाँ जो लैम्डा जो हो रहा है, जो मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्म, वो क्या है, तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस केस में लैम्डा जो होगा वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर नहीं आएगा, हाँ या ना? हाँ, लक्ष्य बेटा वेरिएबल का क्या, हाँ वेरिएबल होगा, बिल्कुल। तो उस केस में ये वेरिएबल लैम्डा अगर वेरिएबल नहीं रहा तो हम लोग इसके इंटीग्रेशन साइन के अंदर ही रखेंगे और जीरो से लेकर के एल तक इंटीग्रेट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू जो है वो जो भी अपने पास x का दिया हो तो वहां से अपने पास लैम्डा इक्वल्स टू मान लो 3x+5 दे रखा हो या 4x+6 दे रखा हो, तो वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हो गया ये चीज, ये लीनियर डेंसिटी के बारे में, हाँ या ना, ये बताओ। चलो लिखो, लीनियर डेंसिटी के बारे में एक लाइन लिख लो। इट इज डिफाइंड एज द मास, या ऐसे काम करो बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग वो चूंकि बीच बीच में लिखोगे फिर छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नोट सही से बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इट इज द मास, इट इज मास ऑफ द बॉडी ऑन मास ऑफ द बॉडी ऑफ यूनिट लेंथ।
ऑफ यूनिट, एक मिनट, मास ऑफ द बॉडी ऑन यूनिट लेंथ, या पर यूनिट लेंथ लिख लेते हैं, मास ऑफ द बॉडी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ की जो बॉडी के ऊपर जो मास होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा से। कैसी बॉडी हो गई इसका एग्जांपल, तो एक रॉड हो गया, एक रिंग हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को लीनियर मास डेंसिटी के बारे में, हाँ है ना, ये बताओ भाई, फटाफट बोलो, लीनियर मास डेंसिटी क्लियर। डेंसिटी क्यों, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, यार एक बात देखो, हमने क्या बोला कि डेंसिटी जो रहता है, आप लोग को ये शुरू से बताया गया होगा कि डेंसिटी जो होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम में का जो मास होता है, लेकिन एक्चुअल में वो एक टाइप की डेंसिटी है। दो और तरह की डेंसिटी जो है वो ये भी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि ये लीनियर है, और एक आएगा अपना सरफेस डेंसिटी। अगर एक बात सोचो, जब हमारे पास मास जब एक पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तब हम उस समय बात कर रहे थे वॉल्यूम डेंसिटी की। और अगर मान लो अगर मास अगर एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो यार हम उस समय भी तो एक डेंसिटी की बात कर सकते हैं, या अगर एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब भी तो हम एक तरह की डेंसिटी की बात कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास टोटल जो है वो तीन तरह की डेंसिटी है, एक लीनियर मास डेंसिटी, एक वॉल्यूम मास डेंसिटी, और एक सरफेस मास डेंसिटी के बारे में। क्लियर, तो ये हमारा था पहला जो डेंसिटी था, लीनियर मास डेंसिटी। सेकेंड अब हम लोग देखते हैं, सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं सरफेस मास डेंसिटी। सेकेंड पार्ट जो है वो हम लोग देख रहे हैं सरफेस मास डेंसिटी। चलो सेकेंड केस देखो, हम लोग देखने जा रहे हैं सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। अब एक बात देखो यार, ये सब किसकी बातें कर रहे हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए। किसके लिए बातें कर रहे हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए हम बातें कर रहे हैं। तो देखो यार, सरफेस मास डेंसिटी क्या होगा, जैसे मान लो हमने ले लिया एक कोई भी अगर एक ऐसा सरफेस एरिया ले लिया, एक ऐसा सरफेस ले लिया, यानी एक प्लेनर बॉडी है, ध्यान रखना। जैसे मान लो अगर हम लोग एक बात करें कि जैसे इस बोर्ड की थिकनेस अगर कंसिडर ना करें, तो ये मास पूरा इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर हम एक स्क्वायर की बात करें, जैसे जो स्क्वायर यानी सपोज ऐसा नहीं कि ये चार लाइनों से बना हुआ है, जैसे मान लो सपोज अगर ये स्क्वायर पूरा ऐसे प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, या रिंग हो गया, या डिस्क हो गया, तो उन सब केस में हमारे पास मास जो है एक सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। अगर उसकी थिकनेस कंसीडर ना करे तो वहां पे हम लोग कैसी डेंसिटी की बात करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी। और जैसे डिफाइन क्या करेंगे, जैसे मान लो एक सरफेस एरिया हमने ले लिया DA, बहुत छोटा सा मास, चूंकि होगा बेसिकली क्या कि मास ऑन द यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज किसके, सरफेस मास डेंसिटी के, कि यूनिट एरिया पे जो मास होगा वही हमारा क्या होगा, सरफेस मास डेंसिटी। तो अगर मान लो DA एरिया का मास अगर कितना है, DM है, तो सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी जो डिफाइन करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी, वो किसके बराबर होगा, तो उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, सिग्मा से। ये सिग्मा का सिंबल है, या ध्यान रखना, इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, तो DA अपॉन किसके, DM के। सिग्मा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो DA अपॉन किसके आएगा, तो DM के बराबर, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, सिग्मा इक्वल्स टू DA/DM आया, इसके SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट, तो यहां से देखो, एक मिनट, DA/DM नहीं, DM/DA, DM अपॉन कितना आएगा, DA के बराबर। सिग्मा इक्वल्स टू क्या आएगा, DM अपॉन DA, मास अपॉन एरिया। तो यहां से अगर इसका SI यूनिट देखें तो किसके बराबर होगा, तो kg/मीटर स्क्वायर। और अगर CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट किसके बराबर, ग्राम/सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, हाँ या ना, ये बताओ। जो सिग्मा की बात करेंगे वो हमारा क्या होगा, DM/DA के बराबर, SI यूनिट kg/मीटर स्क्वायर, और CGS यूनिट ग्राम/सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लो इस पूरे का अगर हमें एरिया सॉरी मास निकालना इस पूरी बॉडी का, तो हम क्या लिखेंगे, तो उस केस में DM इक्वल्स टू, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो सिग्मा इंटू DA, और जीरो से लेकर के कहां तक, तो जो भी इसका एरिया हो कैपिटल A, और उसका मास कितना, कैपिटल M। तो M इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू DA, और लिमिट 0 से A। फिर से यहाँ पे दो केस हो सकता है, एक
या तो सिग्मा क्या हो जाए कांस्टेंट, या सिग्मा क्या हो जाए वेरिएबल। एक तो हो जाए कि सिग्मा क्या हो जाए अपना कांस्टेंट हो जाए, या दूसरा कौन सा हो जाए सिग्मा जो हो जाए वो वेरिएबल हो जाए। तो अब एक बात सोचो, कांस्टेंट होगा तो क्या m इक्वल्स टू मैं सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूँ, हाँ है ना, m इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। चूंकि सिग्मा अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी हर एक जगह कहीं से भी आप यूनिट एरिया देखो, हर एक यूनिट एरिया पे जो मास होगा वो सेम होगा, तो ही हम क्या बोलेंगे कि सिग्मा जो है वो क्या है कांस्टेंट। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ए, तो सिग्मा इंटू ए के बराबर। अगर वेरिएबल हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी ए, जीरो से लेकर के कैपिटल ए तक। फटाफट बोलो क्या ये चीज क्लियर, हाँ है ना। मैं ये बोल रहा हूं यहां से देखो कि अगर मान लो ये अपने पास हो गया सिग्मा इक्वल टू कितना डी एम अपॉन किसके डी ए के, यहां से अगर डी एम की वैल्यू देखिए तो कितना आएगा, तो सिग्मा इंटू डी ए के बराबर, सिग्मा इंटू डी ए। अब एक बार सोचो इसका लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से ए और इसकी जीरो से एम। अब अगर मान लो सिग्मा एक केस में हो सकता है कांस्टेंट हो, एक केस में हो सकता है कि वेरिएबल हो। अगर ये कांस्टेंट हुआ तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा ए, तो एम इक्वल टू कितना सिग्मा इंटू ए। और अगर वेरिएबल हुआ तो ये इसके अंदर ही रहेगा सिग्मा इंटू डी ए, तो जीरो से लेके कहां तक कैपिटल ए तक। चलो अब ये हमारा कौन सा हो गया सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। ध्यान से देखो अगर ये सिग्मा कांस्टेंट है यानी कौन सा होगा यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा होगा यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी कहीं से भी जा करके अगर आप सिंगल यूनिट एरिया कंसिडर करोगे या इक्वल एरिया भी अगर कंसिडर करोगे तो हर एक का मास जो आएगा वो सेम ही आएगा। चलो यार नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एक थर्ड पार्ट। थर्ड कौन सा होगा वॉल्यूम मास डेंसिटी। थर्ड जो होगा वो हमारे पास कौन सा आएगा वॉल्यूम मास डेंसिटी की बात करते हैं। थर्ड जो आएगा तीसरा तरह का जो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन सा होगा वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी इसको किससे डिनोट करेंगे रो से, इसको कैसे पढ़ेंगे आर एच ओ, ठीक है भाई रो से डिनोट करेंगे। अब एक बात देखो ये कब आएगा, जब अगर मास जो हो वो किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो सपोज एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, सॉलिड स्फीयर अगर लेंगे तो उसमें पूरा मास कहाँ पे उस पूरे स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वही अगर हम कंसिडर करें जैसे एक सॉलिड कोन कंसिडर कर लो, अगर सॉलिड कोन कंसिडर करो वहां पे भी मास क्या है तो पूरा कोन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कैसा कहलाएगा, वहां पे हम किस डेंसिटी की बात करेंगे तो वॉल्यूम मास डेंसिटी की। तो देखो जैसे मान लो हमने कोई भी एक रैंडम शेप का ऐसा ये जो लिया, ये वॉल्यूम ये अपने पास एक तरह से 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट होगा तभी तो पूरा जो जो मास होगा वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर किसी भी अगर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल बॉडी जिसके पास क्या हो, कोई भी बॉडी जिसके पास अगर वॉल्यूम हो तो क्या वो 3D बॉडी होगी, हाँ या ना। अगर कोई भी बॉडी जिसके पास अगर एक वॉल्यूम है तो वो 3D बॉडी होगी। अगर प्लेनर हो गई तो उसके पास क्या होगा एरिया होगा। तो इस केस में अगर मान लो कोई भी अगर हम एक कंसिडर करते हैं डीवी वॉल्यूम कंसिडर करें तो इस डीवी वॉल्यूम का मास कितना है डीएम के बराबर। इस डीवी वॉल्यूम का मास कितना है डीएम के बराबर। तो यहां वॉल्यूम डेंसिटी जो डिफाइन करेंगे वॉल्यूम डेंसिटी, तो वॉल्यूम डेंसिटी रो इक्वल्स टू किसके बराबर, तो डी एम अपॉन कितना डी वी के बराबर। वॉल्यूम डेंसिटी रो इक्वल्स टू किसके बराबर, तो डी एम अपॉन कितना डी वी के बराबर। अब एक बात देखो इसका एसआई यूनिट अगर देखें तो एसआई यूनिट किसके बराबर, ये बेसिकली क्या होगा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा वही हमारी क्या कहलाएगी डेंसिटी। तो ऐसा यूनिट किसके बराबर, तो केजी पर मीटर क्यूब वॉल्यूम का। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट किसके बराबर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर यही आएगा। तो रो इक्वल्स टू क्या आएगा डीएम अपॉन कितना डीवी, यही हमारी क्या होगी भाई वॉल्यूम डेंसिटी।
फिर से वही, अगर मान लो इस पूरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, अगर इस पूरे का वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना हो तो फिर से क्या लिखेंगे, dv इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, dv इक्वल्स टू रो इंटू dv, और ये इंटीग्रेट करेंगे जब जीरो, अगर मान लो वॉल्यूम जीरो कंसिडर किया तो यहां से ये उसका मास जीरो, और अगर v वॉल्यूम कंसिडर किया उसका मास m, तो फाइनली m इक्वल्स टू कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv जीरो से लेकर के v तक। ठीक है भाई। अब इस केस में अगर रो हमारा कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट, तो हम क्या लिखेंगे, m इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम, और अगर ये जो अगर वेरिएबल हो गया तो उस केस में हमारा m इक्वल्स टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, और कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के v तक। भाई क्लियर, ये बताओ यहां तक क्लियर हो गया। वॉल्यूम मास डेंसिटी, यहाँ से तीन तरह की डेंसिटी की बात कर ली हमने, एक लीनियर, एक दूसरा सरफेस मास डेंसिटी, और एक तीसरा कौन सा, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तीन तरह की डेंसिटी की बात कर ली हमने। कोई भी कॉन्टिन्यूअस सिस्टम जो होगा उस केस में क्या होगा, इन्हीं तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इन्हीं तीन तरह की डेंसिटी हो सकती है। अब इसके बाद अब हम लोग आते हैं, अब इसके बाद कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये तीन तरह की डेंसिटी, तीन तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन जिसके साथ हमें डील करना है वो हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं अब सेंटर ऑफ मास अवर सिस्टम पे, कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है क्या है, क्यों हमने डिफाइन किया, तो वो हम लोग देखते हैं। और एक और चीज आएगा इसमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी। अब हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। सबसे पहले एक बात देखो यार, एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पहले देख लो यहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले देख लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होगा, कि किसी भी बॉडी के ऊपर, जैसे मान लो अगर वो किसी बॉडी का वो पॉइंट जहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बार देखो यार, हर एक बॉडी के ऊपर अर्थ जो है वो अपना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है, हाँ या ना, हर एक बॉडी के ऊपर अर्थ अपना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करेगा यार, हर एक बॉडी के पास मास होता ही होता है, और मास अगर होगा तो वो ग्रेविटेशनल पुल तो उसके ऊपर होगा, लगेगा ही लगेगा। तो अब एक बार जैसे मान लो एक रॉड का केस ले लेते हैं, ठीक है, ये रॉड का केस हम लोग देखते, रॉड के केस में भी यार हर एक पॉइंट पे फोर्स लगता है, हर एक पॉइंट पे फोर्स लगता है ऐसे, ये हर एक पॉइंट पे फोर्स लगेगा, छोटे छोटे जितने भी मास हम कंसिडर करें, हर एक मास के ऊपर ये क्या होगा, अर्थ जो है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अलग अलग एग्जर्ट करेगा। लेकिन एक बात सोचो कि जैसे मान लो अगर इस केस में देखे, ये अगर इस मार्कर को मैं एक ऐसे रेस्ट पे लाना चाहता हूँ, मार्कर को क्या करना चाहता हूँ, ऐसे अगर रेस्ट पे लाना चाहता हूं, तो अगर मैं यहां पे फोर्स लगाऊं, क्या दिक्कत आ गई, ठीक, यहां से देखो एक बात सोचो, हमने ये चीज देखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ये जैसे मान लो हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, हर एक पार्ट पे जो अर्थ जो है वो अपना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर रहा है, करेगा, हर एक पार्ट पे करेगा, नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, अर्थ के ऊपर, अर्थ की तरफ। अब एक बात सोचो, हर एक पॉइंट पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन मैं क्या यहाँ पे फोर्स लगा के इसको बैलेंस कर सकता हूँ क्या, एक बात सोचो, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो क्या बैलेंस हो पाएगा क्या, ये बताओ, नहीं हो पाएगा। लेकिन वही फोर्स, जितना फोर्स मैं वहां लगा रहा था, लेकिन वही फोर्स मैं यहाँ पे अगर लगाऊं, सपोज इस वाले पॉइंट पे लगाता हूँ, बीच वाले पॉइंट पे, सपोज ये मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर इस बीच वाले पॉइंट पे लगाता हूं, तो इस केस में ये जो बॉडी होगी क्या वो इक्विलिब्रियम पे रहेगी, हाँ या ना, अगर मैंने जैसे मार कर रखा है इसके बीच मिड पॉइंट पे, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान रखना, तो इस केस में अगर मैं इस वाली बॉडी के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाऊं उंगली से, तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, हाँ या ना। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, कि यार एक बार सोचो, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है अगर, तो उस केस में, नहीं नहीं रुक तो जाओ भाई, अगर इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स जीरो, यहाँ पे सिग्मा एफ वाई जीरो होगा, हाँ है ना,
अब एक बात सोचो, यानी हो क्या रहा है, मैं उतना ही फोर्स यहाँ पे लगा रहा था तो ये रेस्ट पे नहीं रुक रहा, वो नीचे आ जा रहा था। लेकिन अगर वही फोर्स मैं नीचे की तरफ यहाँ इस पॉइंट पे लगाता हूं तो ये ब्लॉक, ये कंप्लीट बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रह रही है, हाँ या ना, ये बताओ। तो अब ये हमने देखा कि ये कब हो रहा है कि यार ऊपर की तरफ मैंने भी फोर्स कितना लगाया होगा, mg, और अर्थ भी इसको नीचे की तरफ mg फोर्स लगा रहा होगा, तभी जाकर के इसी पॉइंट पे लग रहा होगा, तभी जाकर के ये बैलेंस हो पा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं इसको ढंग से, देखते हैं। देखो एक बार, जो कि इसी से सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट जो आएगा वो इसी से क्लियर होगा। ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पहले बात कर रहे हैं कि जैसे ये बॉडी है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बीच वाले पॉइंट हमें पता रहता है कि बीच वाले पॉइंट से पकड़ो इसको, ये रेस्ट पे आ जाएगा। ये उतना ही फोर्स मैं इधर भी लगा रहा हूं तो ये ऐसे रोटेट हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट हो जा रहा है। अरे हाँ है ना, ये बताओ भाई, हो जा रहा है। तो अब एक बात सोचो, जब मैं इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं, मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे जहां पे इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं उतना ही फोर्स mg ऊपर और नीचे भी mg, तो ये नीचे की तरफ या ना ही नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, हाँ है ना, ना तो नीचे जा रहा है और ना ही ऊपर जा रहा है। यानी एक बात सोचो, क्या हम ये मान सकते हैं कि यार ये सारा फोर्स जो है, जो अर्थ का जो पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, हम यही मान सकते हैं कि यार इस वाले पॉइंट पे लग रहा होगा? क्या हम ऐसा मान करके हम अपना काम कर सकते हैं? हाँ है ना। वैसे लगता भाई पूरी बॉडी पे, लगता पूरी बॉडी के ऊपर है, लेकिन हम मानेंगे कहाँ कि अगर हमने मान लिया कि चलो यार इस वाले पॉइंट पे लग रहा है, तो अभी हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और ये रेस्ट पे। तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ, वो पॉइंट हुआ जहां पे हम ये मान सकते हैं कि एक बॉडी के ऊपर जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जहां पे लगता हुआ अज्यूम किया जा सकता है। एक्चुअल में भाई लगता हर जगह पे है, ऐसा नहीं बोल सकते केवल इसी पॉइंट पे लग रहा है बाकी पे तो कुछ लग ही नहीं रहा, ऐसा नहीं बोल सकते। लगता हर एक पॉइंट पे है, लेकिन हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि सारा का सारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसी पॉइंट पे लग रहा है, हाँ या ना, फटाफट बोलो जल्दी से, हाँ या ना, जल्दी से बोलो भाई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा कि एक किसी भी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो लगा हुआ अज्यूम कर सकते हैं, हाँ है ना। तो वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बारे में एक लाइन लिख लो यार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में एक लाइन लिख लो। ऐसा होता है क्यों, क्योंकि अपने पास यहां से एक बात देखो ना, जैसे मान लो अपने पास वो आगे चल के देखेंगे कि जितना इधर टॉर्क आएगा उतना ही इधर टॉर्क हो जाएगा, तो फिर इसके अबाउट रोटेट नहीं कर पाएगा, वो टॉर्क कब आता है। लेकिन हमारे यहाँ मानने से, इस चीज को मानने से हमारा काम हो जाता है, ठीक है। आगे चल के हम लोग देखते भी है, जैसे वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने देखा था। नहीं नहीं, ये किसने बोल दिया, वही चीज तो मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला कि कैन बी अज्यूम्ड, मैंने बोला कैन बी अज्यूम्ड। हमने ये बोला कि एक वैसा पॉइंट जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगा हुआ अज्यूम कर सकते हैं, केवल उसी पॉइंट पे लगे ऐसा नहीं है, केवल इसी पॉइंट पे लग रहा है ऐसा नहीं है। इससे अभी मिलेगा अपने पास, अभी ये मतलब हमने एक इससे फायदा ये होता है कि जैसे मान लो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जो भी रोटेशन वगैरह जो पार्ट होता है, ठीक है, जैसे ये रोटेट हो रहा है, या फिर जैसे मान लो अपने पास हम लोग देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास वगैरह जो डिफाइन करेंगे वो इसी पॉइंट पे लगा हुआ रहेगा। जो भी mg का, अगर जैसे मान लो सपोज अगर कोई बॉडी अगर ऐसे अगर फॉल हो रही है, ठीक है, कोई बॉडी अगर फॉल हो रही है ना, तो उसके द्वारा जो टोटल वर्क डन भी जो होता है ना, वो हमारा इसके सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। बात समझ आई, जैसे जो भी वर्क डन होगा mg के द्वारा, तो जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस होगा वही mgh होता है भाई, वर्क डन mgh होता है ना वर्क डन। तो वर्क डन जो होगा वो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो वही हम मान के चलते हैं कि यार mg लग भी यही रहा है और डिस्प्लेस भी h हुआ ये अगर, तो इसके द्वारा वर्क डन mgh हो जाएगा, वहां जाके ये सब यूज होगा, ठीक है। चलो लिखो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, इट इज द पॉइंट ऑन द बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में लिख लो, इट इज द पॉइंट ऑन द बॉडी
it is the point on the body where it is the point on the body where it is the point on the body where the force of gravity can be assumed to act, where the force of gravity can be assumed to act. चलो यार ये बातें क्लियर हो गई सभी को, हाँ है ना। वो पॉइंट है जहां पे हम लोग इस चीज को मानने से लगता सब जगह है, लेकिन हमने माना कि यहाँ पे लगने से हमारा ये सब काम भी हो जा रहा है, आगे चल के और भी इसके यूज जाए। अब उसी तरह से क्या हुआ कि हम लोग एक सेंटर ऑफ मास भी डिफाइन करते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास भी हम लोग डिफाइन करते हैं। तो उसका देखो यहाँ पे फायदा क्या हो, जैसे मान लो अगर एक बात सोचो, जैसे इस पेन की बात कर रहा हूं, जैसे ये मार्कर है ना, इस मार्कर को अगर मान लो ऐसे रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ठीक है, मैंने ऐसा बना दिया, इस मार्कर को मैं अगर ऐसे बना दिया, अगर मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे जोर से एकदम से फोर्स लगा दिया, इसका मोशन काफी अजीब होता है, हाँ या ना, ये बताओ, काफी अजीब होगा। अगर एक बात देखो, चूंकि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बात देखो, हमने ये चीज देखा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि हमें कैसे मास से डील करना है, ये सिस्टम ऑफ मास से डील करना है। किससे डील करना है? सिस्टम ऑफ मास से डील करना है, जहां पे काफी ज्यादा नंबर ऑफ मासेज होंगे, जहां पे काफी ज्यादा नंबर ऑफ मासेज की बात होगी। अब यार हर एक मास की बात करना हो, हर एक मास का अलग अलग मोशन देख करके फिर उनको उनको पढ़ना, वो तो या उनको एनालाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जैसे मान लो अगर सपोज अगर एक बात करें कि अगर सपोज हम किसी क्लास के अगर 10 बच्चों के मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्लास के 10 बच्चों के मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तभी हमारा ये सिस्टम ऑफ मास होगा। तो यार अब 10 का सबका अगर मोशन पढ़ना है, तो एक तो तरीका यही है कि सबका 10 का एक एक करके मास देखो, हाँ या ना, हर एक पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी देखो कि इसका मोशन कैसा है, इसका मोशन कैसा है, इसका मोशन कैसा है। अब फिर उसके बाद सबको एनालाइज करो, क्या ये आसान है क्या, हाँ या ना, क्या ये पॉसिबल है, ये बताओ, क्या ये पॉसिबल है क्या? अगर मान लो अगर किसी इस रॉड के ऊपर देख लिया हमने, अब रॉड के ऊपर भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास है, तो यार हर एक पॉइंट मास का हर एक पॉइंट मास का अगर ये देखें हम लोग, मोशन अलग अलग तरीके से देखें, अलग अलग करके देखें, फिर उनको एनालाइज करें, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो अब एक बात सोचो, जैसे मान लो मैंने अगर इस तरीके का, अगर इसी को अगर ऐसे मूव, ऐसे फोर्स लगा दिए, तो ये पॉइंट भी बहुत अजीब अजीब, वैसे एग्जैक्टली इस पाथ पे नहीं मूव करता है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे कुछ मोशन करेगा, हाँ है ना, एक बार ऐसे पूरा रोटेट होगा, ऐसे ऐसे रोटेट होगा, एक पॉइंट ऐसा रोटेट हो रहा है, और सोचो ऐसे कितने सारे पॉइंट्स हैं, और ऐसे कितने सारे पॉइंट्स हैं, अगर हमें सबके साथ एक साथ डील करना पड़ जाए, तो क्या ये अभी तक जो हमने पढ़ रखा है वो चीज से पॉसिबल है क्या? जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है कि यार v बराबर यू प्लस ए टी लगा दो एक पार्टिकल के ऊपर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो एक पार्टिकल के ऊपर, क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। अरे भाई गिर जाएगा ये नीचे, अरे ये जो था ना ऐसे था, ये मार्कर ऐसे था, मैंने इसको ऐसे रखा है, ये ऐसे था, ऐसे बनाया, जैसे टेबल के ऊपर मार्कर रख के हम लोग ऐसे फोर्स लगा के इधर उधर मूव कराते हैं ना, ये उस केस का वैसा केस है। अरे भैया ये मतलब एक बात सोचो, ये अगर एक बात देखो जरा अपने टेबल के, सर्कुलर कहाँ घूमेगा यार, एक बात देखो अगर ऐसा रख देता हूँ तो क्या मैं इसी जगह पे सर्कुलर जाएगा, ऐसे ऐसे जाता है कि ये थोड़ा आगे भी जाएगा, इधर उधर भी जाएगा, हाँ है ना। हाँ वो पेन फाइटिंग जो खेलते रहते हो तुम लोग, उस केस में क्या उसी जगह रोटेट होता है क्या? थोड़ा आगे भी जाएगा ना। तो बस वही बात हो रहा है कि अगर मान लो एक पॉइंट का मोशन देखे, दूसरे पॉइंट का, तीसरे, हर एक पॉइंट का मोशन अगर देखना, तो एक साथ एनालाइज करना क्या पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। एक साथ इन सब को एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने एक चीज देखा यार कि जैसे मान लो कि अगर एक बॉडी के ऊपर अगर देखें, जैसे मान लो यहां से देखो ऐसे कि जैसे मान लो ये अगर ऐसा मार्कर है, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, थोड़ा ऐसे देख लो यार, जैसे इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है,
इसके ऊपर रखा हुआ है अगर ये मार्कर, मार्कर दिख रहा है सभी को, इसके ऊपर ये मार्कर दिख रहा है सभी को, हाँ या ना ये बताओ। अब एक बात देखो, मैंने क्या किया है, एक ऐसा फोर्स लगाया, एक अगर इधर की तरफ ये जो बॉडी है, ठीक है, या ऐसे देख लो यार कुछ, ये रोल कर जाएगा ज्यादा। चलो एक बात देखो, ऐसे ही देख लो, इसी को देख लो यार, ये दिख रहा है ना मोबाइल। अब एक बात देखो, अगर जैसे मान लो इसको मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लगाया, अब एक बात देखो, क्या ये आगे भी जा रहा है और थोड़ा रोटेट भी हो रहा है, हाँ है ना। इस पॉइंट पे देखा ना तो ये आगे भी जा रहा है और रोटेट भी हो रहा है। अब एक बात सोचो, ये अगर मैं इस वाले पॉइंट पे कहीं इधर की तरफ लगाता हूँ, कहीं इधर की तरफ लगा रहा हूँ, तो ये ऐसे भी आगे भी जा रहा है और रोटेट भी होगा। ये अगर इधर की तरफ फोर्स लगाऊं तो आगे भी जाएगा और थोड़ा रोटेट भी होगा। लेकिन एक बात सोचो कि इस पे एक ऐसा पॉइंट, अगर इस साइड देखे तो एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊं तो सिर्फ आगे जा रहा है, हाँ है ना। एक ऐसा पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे इसको अगर ऐसे ले जा रहा हूं तो ये सिर्फ आगे जा रहा है, या ऐसे भी एक पॉइंट देख लो, अगर ऐसे ले जा रहा हूं तो ये भी ऐसे सीधे सीधे जा रहा है, हाँ है ना। ये बताओ भाई, फटाफट बोलो। दो तीन तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ मास को, ध्यान से देखने जाना, ये चीज समझ आया पहले। यानी एक बात देखो, हर एक बॉडी के साथ ऐसा होता है क्या, हर एक बॉडी के साथ ऐसा होता है क्या कि कोई, अब एक बात सोचो, जैसे मान लो हमने एक ऐसा रैंडम बॉडी ले लिया, ठीक है, रैंडम बॉडी ले ली, इसके ऊपर मैं अगर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स एक एफ फोर्स, कोई भी F1 फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, ये अगर मान लो ये प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये प्योर, ये क्या कर रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, सॉरी ट्रांसलेशनल, कौन सा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे अभी कर रहा था, प्योर ट्रांसलेशनल। अब एक बार देखो, अगर मान लो मैंने इधर की तरफ एक फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया एक इधर की तरफ, एक ऐसे फोर्स लगाया, F2 वेक्टर कहीं फोर्स ऐसे लगाया, ये भी क्या हो रहा है, इस केस में भी एक बॉडी जो है, ये बॉडी सीधे सीधे जा रही है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है सबसे पहले, जहां पे ये दोनों फोर्सेज, जहां पे ये जो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो रहे, वो दोनों एक जगह पे जब इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ मास का। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहां से देखो मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ मास। पहले एक बार देखो, ये जैसे मान लो हमने एक चीज देखा कि हर एक केस में ये चीज पॉसिबल हो रहा है, हर एक केस में ये चीज पॉसिबल हो रहा है कि ये बॉडी है, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, इधर भी फोर्स, इधर से फोर्स लगा रहा हूं तो ये भी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। ऐसा नहीं कि केवल दो ही फोर्स ऐसे पॉसिबल है, बहुत सारे पॉसिबल है, बहुत सारे फोर्सेज पॉसिबल, लेकिन वो हर एक का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, वो लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास होगा। अभी और भी तरीके से देखेंगे अभी सेंटर ऑफ मास के बारे में, ठीक है। तो अब एक बात देखो, इसको डिफाइन करने की जरूरत क्यों हुई, क्योंकि अगर मान लो इस तरीके से, अगर मान लो सपोज इस बॉडी के ऊपर अगर हम लोग ऐसे देखो, एक रॉड ले लिया हमने, इसको डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, एक बार देख लेते हैं सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने की। जैसे मान लो मैं यहां पे एक बार 4 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, और यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहा हूँ, पूरी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहा हूँ, ये 4 ये 4 ये 4। अब एक बात सोचो, ये बॉडी क्या सीधे सीधे पाथ पे जाएगी, हाँ या ना, ये बॉडी क्या ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, हाँ या ना, ये बताओ, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगा क्या, ये बताओ। अगर यही सारा फोर्स 12 न्यूटन का फोर्स अगर इस रॉड के एक एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसके ऊपर मैं फिर से 12 न्यूटन फोर्स लगाऊं, एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर मैं अगर फिर से 12 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो फिर से इसी एक्सिलरेशन के साथ
वो सेम तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करता है। ये चीज वो होता है या नहीं, ये बताओ भाई। ये चीज हमने ऑब्जर्व किया, ये एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया है। फिर वहां से हमें जरूरत पड़ी कि यार ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हमारा बहुत सारे पॉइंट से डील करने की बजाय एक ही पॉइंट से डील करो, हमारा काम हो जाएगा। ध्यान से सुनना, जरूरत क्यों फिल, ये हमारा एक तरीके से डिफाइन करने का तरीका है। इसको और भी तरह से डिफाइन करेंगे अभी। पहला ही हमने बोला कि पहले जरूरत क्या हुई कि जैसे एक बात देखो कि ये 4 न्यूटन यहाँ 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 लगा है, इक्वल डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, आराम से बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। अगर यही एक पॉइंट एक ऐसा हर जगह एग्जिस्ट जरूर करता है कि मैं 12 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो वो सेम तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, लेकिन वही 12 न्यूटन में यहां लगाऊं तो करेगा क्या, ये बताओ। वही 12 न्यूटन में यहां लगाओ तो ये सेम तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन करेगा क्या, नहीं। यहां लगाओ तो नहीं करेगा, यहां लगाओ नहीं करेगा। एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करता है कि जिसके ऊपर आप अगर फोर्स लगाओगे तो उस केस में पूरी बॉडी के ऊपर चाहे हर जगह मिल के फोर्स लगाओ या उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगाओ, दोनों केस में सेम तरीके का मोशन देखने को मिलता है। मिला अपने को, मिलता है अपने को, हाँ या ना। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हम ये मान सकते हैं कि यार ये सारा मास जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। कि यार एक बात सोचो, ये इतनी बड़ी एक्सटेंडेड बॉडी जो है उसको हम अगर एक पॉइंट मास की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं कि यार यहाँ पे जाके 12 न्यूटन का फोर्स लगा दो। जैसे मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इनकी चिंता थोड़ी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यही पे मास है, इसके ऊपर फोर्स लगाओ, ये धीरे धीरे एकदम से ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है अपना आराम से, जैसे एक पॉइंट मास करता है। तो हम ये मान सकते हैं कि सारा का सारा जो मास है इस बॉडी के ऊपर, हम मान सकते हैं कि यहीं पे कंसंट्रेटेड है। जैसा हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मान करके हमारा काम हुआ, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हमने ये चीज ऑब्जर्व की, ये चीज ऑब्जर्व कर लिया कि यार पूरी बॉडी के ऊपर लगाओ, ये एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट जरूर कर रहा है जहां पे हम फोर्स लगाए तो सेम तरीके से बॉडी का मोशन होगा। तो हमने बोला कि यार एक काम करते हैं, जैसा वहां पे सारे ग्रेविटेशनल फोर्स को एक जगह पे माना जा रहा था कंसंट्रेटेड, ठीक है, या एक जगह पे हम लोग मान रहे थे कि यहीं पे लग रहा है, तो वैसे ही सारे मास को हम एक जगह पे कंसंट्रेटेड भी मान सकते हैं। और सारे मास को एक जगह पे कंसंट्रेटेड मान रहे हो तो इसी पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, सेंटर ऑफ मास। लेकिन हम ये मान रहे हैं, एक्चुअल में सारा मास यहीं पे कंसंट्रेटेड नहीं रहता है, मास पूरे बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, लेकिन हर एक बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसपे अगर केवल उस पे फोर्स लगाओ या पूरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ, दोनों केस में सेम तरीके का मोशन। क्या ये क्लियर हुआ, फटाफट बोलो अब। सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों हुई ये बताओ, समझ आया, पहले जरूरत क्या हुई, क्यों हुई ये मैं पूछ रहा हूँ, समझ आया। क्योंकि पूरी बॉडी पे लगाओ या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा दो, बात बराबर। और हमें पॉइंट मिल गया, अपने को अगर मिल गया, सोचो चूंकि हमें एक पॉइंट मास से डील करना है, ऊपर वाले पॉइंट मास पे फोर्स लग तो नहीं रहा है, तो मूव, वही तो बोल रहा हूं मैं, अगर ये पूरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो आप, पूरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, लेकिन हमने एक पॉइंट ये चीज देखा कि यहाँ पे भी अगर फोर्स लगाओ तो सारा बॉडी मूव करना शुरू कर देता है। ये चीज हमने ऑब्जर्व किया ना, तभी तो हमें अगर फील हुआ कि यहाँ पे हाँ यार कि सारा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, सारे मास को हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। यही हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, तभी तो हमने एक पॉइंट डिफाइन करने का सोचा कि यार हम मान लेते हैं, काम करते हैं कि सारा मास यहीं पे कंसंट्रेटेड है और हमें सिंगल पॉइंट मास के साथ डील करना पड़े, डील करने से अच्छा डील करना, डील सॉरी, ये एक सिंगल पॉइंट मास से डील करने की जरूरत रहेगी, पूरी बॉडी से इतने सारे मास से डील करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये हमारी जरूरत थी किस चीज की, सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने की, और ये हमें एक्सपेरिमेंटली ये पता चला था। तो हमारा पहला एक डेफिनेशन क्या होगा, पहले एक बात देखो कि इट इज द पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर ऑल द मासेज कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, हाँ या ना। पहला डेफिनेशन तो यही आएगा कि इट इज द पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर ऑल द पॉइंट मास सॉरी ऑल द मासेज कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। एक्चुअल में रहे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, दूसरी पॉइंट अपने पास दूसरा एक तरीका क्या देख सकते हैं कि हमने देखा था कि यार ये एक बॉडी यहां से जा रहा है, इस ये जो फोर्स आ रहा है ये इस फोर्स पे भी ये प्योर ट्रांसलेशनल कर रहा है, इस फोर्स पे भी प्योर ट्रांसलेशनल कर रहा है। तो हम एक तरह से ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक बॉडी के ऊपर अलग अलग जगह पे फोर्स लगाया जाए कुछ इस तरह से
कि बॉडी जो हो वो कैसा मोशन परफॉर्म करे, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करे, तो सबका लाइन ऑफ एक्शन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास। हाँ या ना, क्लियर ये चीज कि इफ अ नंबर ऑफ सक्सेसिव फोर्सेज आर एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, ठीक है, सच दैट द बॉडी परफॉर्म प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, देन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। देखो बोल दिया है, आप लिख लेना उस समय जब भी वीडियो देखना। क्या ये दो तरह से डेफिनेशन समझ आया, पहले ये बताओ हाँ या ना। एक तो ये रहा, दूसरा ये जरूरत क्यों हुई वो भी समझ लिया, ठीक है। अब एक बात देखो, जैसे अगर मान लो कोई भी अगर प्लेनर बॉडी हो ना, ठीक है, तो प्लेनर बॉडी के बारे में अगर बात करें ना, तो प्लेनर बॉडी का आप सेंटर ऑफ मास कुछ अलग तरीके से भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको ऐसा नहीं है कि कोई मेजरमेंट करने या जैसे जरूरी नहीं है कि कुछ ये फोर्स लगा के देखो इस तरीके से सारा। अब फिजिकली कैसे निकाल सकते हो, जैसे मान लो ये किसके लिए, अगर प्लेन ऑफ प्लेनर बॉडी के लिए ही ये होगा, प्लेनर बॉडी की बात कर रहे हैं, और हैविंग प्लेनर बॉडी हैविंग सिमेट्री, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो उसके लिए हम लोग एक अलग तरीके से फिजिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यार, एक काम करना, पहली बात ध्यान से सुन लो इसको। जैसे मान लो अगर सपोज ये बुक है, ये जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया और छोड़ दिया, ध्यान से देखना, ये आकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के रुकेगा। ये देखो, ये देख रहे हो, यहां से देखो, ये अगर मान लो इसका सेंटर ऑफ मास मैं अभी निकाल सकता हूं। देखो जैसे मैंने हिंज कर दिया, वैसे बुक है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से ये ले लो, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। हमेशा जब भी अगर आप किसी भी पॉइंट के अबाउट फ्रीली अगर हिंज करोगे तो हमेशा वो तभी उसी पोजीशन में आकर के ये इक्विलिब्रियम में आएगा जब इसका सेंटर ऑफ मास ये वर्टिकल वाली लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा हो, अब इधर ही कहीं ना कहीं ये लाई कर रहा है। दूसरा एक और पॉइंट, कि मान लो एक और पॉइंट के अबाउट हिंज कर लो, ये लिया, जैसे मान लो हिंज कर दिया मैंने, ऐसे हिंज कर दिया, अब यहां से मैं एग्जैक्टली वर्टिकल में ड्रॉ कर रहा हूं, देखो एग्जैक्टली लगभग ये सेंटर पे ही आया हुआ है। क्या ये सेंटर पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ है ना, ये बताओ सेंटर पे ही कर रहा है ना। तो एक बात देखो, आप कोई भी इन जनरल पॉइंट ले लो, यहां से भी देखो, ये जैसे मान लो ये हिंज करके छोड़ दिया मैंने, ठीक है, हिंज करके छोड़ दिया मैंने, अब ये भी क्या होगा, तो इस केस में भी ये अगर वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो ये इसी से पास होगा। तो ये अगर कोई भी ऐसी बॉडी जिसके पास प्लेन ये सिमेट्रिसिटी हो, प्लेनर बॉडी, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि कोई भी जनरली एक बॉडी पॉइंट के अबाउट अगर आप हिंज करके अगर छोड़ रहे हो तो तभी जाके इक्विलिब्रियम में आएगा जब सेंटर ऑफ मास उससे पास होने वाली वर्टिकल लाइन में कहीं एग्जिस्ट करे। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपको फाइंड करना है तो कोई भी दो पॉइंट के अबाउट हिंज करो, ऐसी ऐसी दो लाइनें ड्रॉ करो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। क्लियर हुआ ये चीज, फटाफट बोलो हाँ है ना। ये हमारा एक तरीके से फिजिकल अपने पास और नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये समझ आ गया सभी को। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना कि जो सेंटर ऑफ मास जो होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो जनरली नॉर्मल बॉडी जो जिनसे हमें डील करना रहता है वो सेम होता है, वो दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। अलग अलग कब होंगे, जब अगर मान लो एक बॉडी जो हो उसकी लेंथ जो हो अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल हो, सर उस बॉडी की लेंथ जो हो वो अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल हो, और कुछ इस तरह से कि अलग अलग पॉइंट पे जी की वैल्यू, स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो, तब जाकर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन पे नहीं होता है। अदरवाइज अगर मान लो नॉर्मल कोई भी बॉडी ले लो तो उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो दोनों क्या होते हैं, सेम पोजीशन पे होते हैं। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ।